द बॉस अपने चमचमाते और आधुनिक दफ्तर में बैठे थे। तभी उनके पुराने परिचित वुडफील्ड साहब वहां पर आए, जो हाल ही में हुए पक्षाघात यानी पैरालिसिस के दौरे से काफी कमजोर हो चुके थे। बॉस ने बड़े गर्व से उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया और अपनी महंगी विस्की की तारीफ करने लगे। लेकिन कमजोर और कांपते हुए वुडफील्ड किसी और ही उलझन में थे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, बॉस, पिछले हफ्ते मेरी बेटियों को बेल्जियम जाने का मौका मिला था। वे सैनिकों की कब्रें देखने गई थी और वहां उन्हें आपके बेटे की कब्र भी मिल गई। बॉस का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उनके इकलौते बेटे की युद्ध में मौत हो चुकी थी और इस बात को 6 साल बीत चुके थे। वुडफील्ड ने आगे कहा कि वहां का नज़ारा बहुत सुंदर और साफ सुथरा है। इस पर अपनी छाती फुलाकर और गर्व से बॉस ने कहा, हाँ हाँ, मेरी पत्नी और मैं भी वहां जाने की योजना बना रहे थे, पर काम का इतना बोझ है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। इसके बाद वुडफील्ड ने अपनी कमजोरी का हवाला दिया और धीरे धीरे दफ्तर से बाहर चले गए। वुडफील्ड के जाने के बाद बॉस अकेले अपने दफ्तर में बैठ गए। उन्होंने दराज से अपने बेटे की तस्वीर निकाली। 6 साल पहले जब बेटे की मौत की खबर आई थी, तब उनका पूरा जीवन बिखर गया था। उन्होंने सब कुछ उसी बेटे के लिए तो बनाया था, लेकिन एक चौंकाने वाला विचार उनके मन में आया। क्या समय के साथ वह अपने बेटे को भूल चुके हैं? उन्हें महसूस हुआ कि आज उस दर्द की तीव्रता उतनी तेज नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। इस बात पर उन्हें खुद पर थोड़ा अचंभा भी हो रहा था और एक अजीब सा विचार भी घेर रहा था कि समय कैसे हर घाव को धुंधला बना देता है। तभी बॉस का ध्यान अपनी मेज पर रेंगती हुई एक मक्खी पर गया। वह मक्खी पास की खिड़की की स्याही से भरी ट्रे से निकलकर उनकी बड़ी सी कागज की शीट पर आ चुकी थी। मक्खी अपने पैरों से अपने पंखों को साफ कर रही थी। बॉस ने उसे उत्सुकता से देखा। फिर उनके मन में एक क्रूर मजाक सूझा। उन्होंने अपनी स्याही से भरी पेन उठाई और एक बड़ी बूंद उस मक्खी के ठीक सामने टपका दी। बेचारी मक्खी उस काली स्याही के दलदल में फंस गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और किसी तरह तैरकर स्याही से बाहर निकल आई और मेज के एक सूखे कोने पर बैठकर अपने पैरों से स्याही को साफ करने लगी। बॉस को उस मक्खी के संघर्ष पर बड़ा मजा आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई, हार नहीं मान रही हो। और बॉस रुके नहीं। उन्होंने पेन से स्याही की उससे भी बड़ी बूंद मक्खी के ऊपर गिरा दी। इस बार मक्खी बुरी तरह फंस गई। उसने फिर कोशिश की। उसके पंख चिपक चुके थे, उसके पैर थक चुके थे। उसने अपने सिर को हिलाया और किसी तरह फिर से खुद को मुक्त करने की कोशिश की। जैसे ही मक्खी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर खुद को बचाया और मेज के किनारे तक पहुंची, बॉस ने तीसरी बार पेन उठाया और एक आखिरी भारी बूंद उसके सिर पर गिरा दी। इस बार मक्खी थोड़ी देर के लिए कांपी। उसने अपने नन्हे पैर हिलाए, लेकिन इस बार वह उठ नहीं पाई। उसका जीवन संघर्ष समाप्त हो चुका था। वह मर चुकी थी। बॉस ने पेन को एक तरफ रख दिया। उन्होंने एक गहरी और भारी सांस ली और अपनी मेज पर पड़ी उस मरी हुई मक्खी को देखने लगे। उस मक्खी के संघर्ष और अंत को देखने के बाद बॉस के भीतर एक गहरा और गंभीर विचार उठा कि यह जीवन कितना क्रूर और निर्मम है। हम सब भी तो उस मक्खी की तरह ही हैं, जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अंत में मौत हमें हरा ही देती है। तभी उन्हें याद आया कि वुडफील्ड के जाने के बाद वे अपने मरे हुए बेटे की यादों में डूबे हुए थे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सोच रहे थे। लेकिन उस मक्खी की मौत का तमाशा देखते देखते
वह सारा विचार और वह दर्द उनके दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुका था। उन्होंने चपरासी को आवाज़ दी, सुनो, इस मेज को साफ करो और इस मरी हुई मक्खी को यहाँ से हटाओ। बॉस ने अपनी कुर्सी पर कमर टिकाई। अब उनके मन में ना तो बेटे का कोई दर्द था और ना ही कोई विचार। सब कुछ सूना, खाली और शांत हो चुका था।